जो डॉक्टर बनना था वो मेरे नाना का ड्रीम था। जब नाना इस दुनिया में नहीं रहे तो वो पैशन बिकॉज उनका था और मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो वो वहाँ पे आके मैं सोचना शुरू हो गई कि अब मुझे क्या करना है। तो इस तरह से मैंने एज अ फैशन डिज़ाइनर अपनी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद जो एक एंकर बनना है वो मुझे नहीं, वो बाकी सबको कहीं फील हुआ और आज तक उसके लिए मैंने कभी एफर्ट नहीं की। जब मैं दुबई में थी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्टडी कर रही थी। वहाँ पे हर कल्चर से लोग थे, सबको पता था कि इंडियन कल्चर क्या है, साड़ी है, जो अरब कल्चर है वो क्या है, पाकिस्तानी कल्चर क्या है, किसी को पता ही नहीं था। देन मैंने सोचा कि इस चीज़ को सबको बताना चाहिए। फिर मैंने आज से 7 साल पहले पाकिस्तान में आके जब अपनी ब्रांड लॉन्च की तो मैंने सोचा कि जो अपना हमारा टिपिकल दुपट्टा स्टाइल है, शलवार कमीज़ दुपट्टा जो कि पाकिस्तानी लिबास है, इसको मैं सबके सामने लेके आऊँ डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक टीवी होस्ट हैं, एंकर हैं और इसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनर हैं। ये जब फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में आई तो इन्होंने जो ख़ास काम किया वो ये था कि इन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा और दुपट्टे के साथ फैशन करके एक फ़ैशन की नई जहत को इंट्रोड्यूस करवाया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे सीखा और फिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेरा साजिद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप भी डॉक्टर बनना चाहती थी या बन रही थी, लेकिन उसके बाद आपने डिस्कवर किया कि आपके अंदर तो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और एक होस्ट है और एक ऐसा इंसान है जो कम्युनिकेट करके खुश होता है और सेटिस्फाई फील करता है। ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? थैंक यू सो मच अली फॉर हैविंग मी टुडे। एक्चुअली जो डॉक्टर बनना था वो मेरे नाना का ड्रीम था। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। आर्ट का कीड़ा शुरू से था मेरे अंदर। मैं ब्लैक एंड वाइट स्केचेस बनाती थी और अपनी जो फीलिंग्स है उसको स्केचेस से एक्सप्रेस करती थी। जब नाना इस दुनिया में नहीं रहे तो वो पैशन बिकॉज उनका था और मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो वो वहाँ पर आके मैं सोचना शुरू हो गई कि अब मुझे क्या करना है। देन मैं ये समझती हूँ और मैंने बहुत अर्लियर एज में ये चीज़ फील कर ली, एक्सेप्ट भी कर ली कि आपका जो स्किल होती हैं बिल्ड इन आपके अंदर, या आपका जो शौक़ होता है, अगर वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो प्रोफेशन आपको काम लगता ही नहीं है और आप मज़े से ही वो सब करते हैं। तो इस तरह से मैंने एज अ फैशन डिज़ाइनर अपनी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद जो एक एंकर बनना है वो मुझे नहीं, वो बाकी सबको कहीं फील हुआ और आज तक उसके लिए मैंने कभी एफर्ट नहीं की। बट वो जो प्रोजेक्ट्स आते थे जिसमें से मुझे लगता था कि ये मुझे सूट करते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो मैं उनको करती गई। मैम, जब आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आई, शुरू में आपको कोई मुश्किलात पेश आई, फैमिली ने सपोर्ट किया या आप किस तरह इसको आगे लेके चली? मेरी फैमिली तो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है। मेरे 2 भाई हैं, मेरी मदर हैं और मैं बल्कि कहना चाहूँगी आज इस प्लेटफॉर्म पर उनको कि अगर मैं आज इस सीट पे हूँ तो मैं उनकी वजह से ही हूँ। उनकी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, स्पेशली मेरे भाइयों की। आई थिंक कोई भी लड़की अगर है तो उसके लिए उसकी जो फैमिली का उस पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है उसके कामयाब होने के लिए। मैम, आप जब फैशन डिज़ाइनिंग में आई, आपने उसके ट्रेंड्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, हमारा जो एक कल्चरल इम्पैक्ट है उसको वापस लाने की कोशिश की। ये सोच आपके अंदर कैसे आई? जब मैं दुबई में थी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्टडी कर रही थी। वहाँ पे हर कल्चर से लोग थे, सबको पता था। जब वहाँ पे चाइनीज़ भी थे, वहाँ पे जो हैं जापानीज़, यूरोपियन, इंडियन और मैं पाकिस्तानी भी थी वहाँ पे। सबके बीच हम जब स्टडी कर रहे थे, सबको पता था कि इंडियन कल्चर क्या है, साड़ी है, जो अरब कल्चर है वो क्या है, पाकिस्तानी कल्चर क्या है, किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। और मेरे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि अगर किसी को ये नहीं पता हो कि मेरा कल्चर क्या है। देन मैंने सोचा कि इस चीज़ को सबको बताना चाहिए। फिर मैंने आज से 7 साल पहले पाकिस्तान में आके जब अपनी ब्रांड लॉन्च की तो मैंने सोचा कि जो अपना हमारा टिपिकल दुपट्टा स्टाइल है, शलवार कमीज़ दुपट्टा जो कि पाकिस्तानी लिबास है, इसको मैं सबके सामने लेके आऊँ डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। तब मुझे कहा गया था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर और फैशन दुपट्टा के साथ कैसे हो सकता है। इसके लिए मैंने स्ट्रगल की। फिर मुझे लगा कि खुद डेमो देना पड़ेगा। फिर मैंने डिफरेंट तरह के जो हैं फॉर्मल वेयर हैं, काइफल है, उनके साथ मैंने सेम स्टाइल में दुपट्टा कैरी करके, और अब माशाल्लाह सब जब गर्ल्स इसको फॉलो करना चाहती हैं और मुझसे पूछती हैं कि आप किस तरह लेती हैं, हमें भी सिखाएं, तो मुझे लगता है कि वो मेहनत जो है उसका फल मिल गया। मैम, फैशन की 2 इकसाम हैं।
एक तो वो फैशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल हो जाता है, और एक फ़ैशन वो है जिसे हम डिसेंट फैशन कहते हैं, जिसमें आप अच्छे लगें, भले लगें, आपकी लुक एक अच्छी आए। तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी और आपको किस फ़ैशन को बेहतर समझती हैं? फैशन जो कल्चर हैं वो तो सभी मुझे पसंद हैं, जो है कह लें एशियन कल्चर है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, देन अरबिक है। हमें एक्चुअली जो फैशन होता है ना, ये ट्रेंड, कल्चर एंड अपने जो हमारा सीज़न है इसको देख के हमें फॉलो करना होता है। जब इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है ना, तो फिर जैसा आपने सुना भी है, जैसा देश वैसा भेष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस एरिया में हैं, आप किस जगह पे हैं, और आप एक्चुअली जो है किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, फिर आपका वर्क मोड क्या है, आप किस प्रोफेशन से हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देन अपनी ड्रेसिंग जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो ये आई थिंक पूरा एक बड़ा सेशन बनता है कि अगर मैं इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूं, बट मैं शॉर्टली यही कहूँगी कि जब भी कोई ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट किया जाए, देखा जाए कि क्या आप इसको कैजुअली वेयर कर रहे हैं या फॉर्मली, या आप कौन से एरिया में हैं, और देन क्या आप उसको पहन के खुद भी कंफर्टेबल है और आपके देखने वालों के लिए ऑड तो नहीं है। मैम, इसमें कलर्स का भी कुछ होता है कि कुछ कलर्स ज़्यादा फैशनेबल होते हैं और कुछ कलर्स कम फैशनेबल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो अभी आपने कहा ना कलर फैशनेबल, ये एक्चुअली ट्रेंड होते हैं। जब अभी आप देखते हैं कि जो आजकल तो वैसे भी ऐप्स पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ट्रेंड होता है, किसी चीज़ का ट्रेंड होता है वक्ती, वो आपका एक हफ्ता, एक महीना चल जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद जब भी आप किसी ड्रेस की कलर की सिलेक्शन करें, वो आपके अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। जब भी आप उसकी सिलेक्शन करें, और जो ड्रेस का कट होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप होना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आजकल ट्रेंड है रेड कलर का, कि आप सब अपनी रेड कलर की शर्ट में पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं और एक ट्रेंड है उसमें, आपने उसको फॉलो करना है। अब रेड में बहुत से शेड्स हैं, कॉपर रेड है, कूल रेड है, वार्म रेड है। हमने रेड का शेड सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन। ठीक है। तो ये एक साइंस है पूरी। मैम, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का बेसिकली एम क्या है? मेरा एम, मैं चाहती हूँ कि जो फैशन एक वर्ड है इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया है। ठीक है। फैशन भी और देन कॉस्मेटोलॉजी भी, कि आप जब मेकअप भी कर रहे हैं, खुद को स्टाइल में लेके आ रहे हैं, तो टू मच एक्सेसिव और एक मास्क पहन लेना। ठीक है। मेकअप का मतलब ये होता है कि आप टू मेक योर सेल्फ लिटिल बिट अप। तो आपने जब ड्रेसिंग पे भी फैशन को समटाइम्स समझा जाता है कि हम बहुत ऑड सी चीज़ें वेयर कर लेंगे, और फिर हम किसी को देख रहे हैं तो उसने वो किया है तो हम भी ऐसा कर लें। तो ये जो वर्ड जिसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, मेरा एम यही है कि सबको अपनी डिज़ाइन के ज़रिए अपनी सोच कन्वे करूं कि आप कवर्ड होके अपनी कल्चर को फॉलो करते हुए भी फैशन कर सकते हैं। मैम, अभी तक आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में क्या क्या काम कर चुकी हैं और फ्यूचर में इससे रिलेटेड आपके क्या प्लान्स हैं? अभी तक मैं, जो मेरा मकसद था आज से 7 साल पहले, अभी तो मैं बैठ के अब मैं खुद सोच रही हूँ कि एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, बड़ी तरह के अप एंड डाउन भी इसमें आए, और लोग कोई भी चीज़ जब आप थ्रो करते हैं न्यू आइडिया, तो उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरा एक मकसद जो ये था कि फ़ैशन आप कवर्ड हो के अपनी लिमिट्स में रह के कल्चर को फॉलो करके भी कर सकते हैं, वो मैंने पूरा कर लिया। अब जब गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कि हम इस तरह से वेयर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, अब ठीक हो गया। सेकेंडली जो है आगने वाले टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैं बड़े स्केल पे करूँगी। अभी तक मैं इसको नेशनल लेवल पे तो स्प्रेड कर चुकी हूँ, इंटरनेशनली उस तरह से नहीं कर सकी। तो मैं वहाँ पे भी सब लोगों को पता चले कि हाँ, जैसे सबको इंडियन साड़ी पता है, जैसे अरब का कल्चर पता है, पाकिस्तानी कल्चर भी पता चला। मैम, ये इसमें आपका कोई ब्रांड भी है या आप किस तरह से काम कर रही हैं? जी, मैंने सोहास डिज़ाइनर वेयर के नाम से मेरी ब्रांड है। उसमें डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस भी हैं, जिसमें हम अरेबिक, वेस्टर्न, ईस्टर्न हर तरह के कल्चर में जो है ड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से 7 साल पहले ब्रांड लॉन्च की थी पाकिस्तान में। देन उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी सर्विसेज भी हैं, जिसमें कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है कि कॉस्मेटिक की रेंज में 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक होती हैं जो कि स्किन एंड हेयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और सेकंड रेंज होती है कॉस्मेटिक की, जिससे आप उसको स्टाइल में लेके आते हैं। तो ये उसके बैनर के नीचे अपनी जो ब्रांड पे काम कर रहे हैं। मैम, आप एक एंकर भी हैं, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको कहा कि यार अब आप एंकरिंग की फील्ड में आए और यहाँ पे भी काम करें? ये बस ऐसे बाय द वे, मैं जब इंटरव्यू देने जाती थी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स के साथ कनेक्टेड थी एज अ फैशन डिज़ाइनर, तो जहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती थी वहाँ से मुझे ऑफ़र आ जाती थी कि आप हमारे जो है चैनल पे होस्ट करें। ठीक है। तो पहली बार भी इसी तरह से हुआ,
मुझे इसी तरह से कॉल आई और पहली बार तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा कि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे कर सकूँगी। बट फिर मुझे फील हुआ कि दो चीज़ें, एक तो मेरी स्टडी जो कि नॉलेज और सिर्फ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं, जो कि हर जो ओवरऑल ग्लोबली आप अप टू डेट रहना, और सेकेंडली उसको समझ के कन्वे करना, ये दो चीज़ें मेरे काम आई, जिसकी वजह से सबने फील किया कि आप कंडक्ट कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं प्रोग्राम। तो बस इसी तरह आज से आई थिंक 5 साल पहले मैंने पहली बार होस्ट किया था और उसके बाद ये सफ़र चलता रहा। मैम, अब फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप एंकरिंग की फील्ड में ज़्यादा काम करना चाहती हैं या अपने पैशन को यानी फैशन डिज़ाइनिंग में ज़्यादा काम करना चाहती हैं? क्या प्लान्स हैं आपके? मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा से मेरा जो फैशन डिज़ाइनिंग एंड कॉस्मेटोलॉजी का वर्क और देन मेरी ब्रांड है। इसके अलावा जितना भी काम है एज एंकर, वो मैं समझती हूँ कि जिस हद तक मैं उसको मैनेज कर सकूँ और जिस हद तक मेरी पर्सनालिटी को सूट करे तो मैं वो साथ ऑप्शनल करती रहूँ। मैम, एक ख़ातून के लिए ये कितना मुश्किल होता है कि वो अपने घर को भी संभालें? जैसे आप एक मुश्किल दौर से भी गुजरी थी, लेकिन आपने अपने घर को भी संभाला और उसके साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो किया और प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा काम किया, तो ये आपने कैसे मुमकिन बनाया? देखिए, फैमिली की सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। एक जो इंसान होता है ना, उसको शायद तब तक पता नहीं होता कि उसमें कितनी पावर है जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो। तो मैं ये समझती हूँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक टाइम था कि जब मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं थी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं थी, आज से 7 साल पहले मेरी बेटी आई इस दुनिया में 1% सर्वाइवल चांस के साथ। उसको डिज़ीज़ थी डिजिटल एट्रीजिया। आजकल तो उसके बारे में बहुत अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा है, लोग उसके बारे में फिर भी जानते हैं, बट आज से 8-9 साल पहले वो एक ऐसी डिज़ीज़ थी कि वर्ल्ड वाइड उसके 1000 केसेस थे, जिसमें से 0.1% जो है उन्होंने सर्वाइव किया। और वो एक ऐसी कंडीशन थी कि उसमें बहुत कम चांसेस थे सर्वाइव करने के। अब उसके इस दुनिया में वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि ये अब जो है, अब ऐसी कंडीशन में जो मेरे इन लॉज या जो मेरे एक्स हस्बैंड, बच्चों के फादर, वो सब उनको छोड़ चुके थे कि ये इस पे तो एक तो बेटी है और देन इस पे इतना एक्सपेंस लग रहा है, क्योंकि बहुत मेडिकल एक्सपेंस उसके ज़्यादा थे। ऐसी सिचुएशन में फिर मेरे भाई और मेरी मदर, उन्होंने सब टेक ओवर किया और उस कंडीशन में फिर साथ साथ प्रोफेशनली मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया। ठीक है। तो आई थिंक इंसान को तब पता चलती हैं अपनी जो है क्वालिटीज़, जब उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट लिया तो उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? कासिम अली शाह साहब एक नाम नहीं, ये एक पूरी किताब है, एक पूरा सब्जेक्ट है। और अगर मैं इनके बारे में बोलना शुरू करूँगी, जो कि मेरी फीलिंग्स हैं, तो आई थिंक ये जो है टाइम शॉर्ट हो जाएगा। बट मैं शॉर्टली ये कहूँगी कि जब सारे प्रोसेस में हमें कहीं मोटिवेशन लूज़ होती फील होती है, या हमें फील होता है कि शायद ये सिचुएशन हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब जो कासिम अली शाह साहब की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी वीडियोस की शक्ल में इजीली एक्सेसिबल, उनको जब सुना जाता है, उनकी गाइडेंस पे फोकस किया जाता है, तो पता चलता है कि नहीं, दुनिया तो बड़ी वसी है और बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो आई थिंक लाइफ चेंजिंग जो एक पर्सनालिटी हैं वो हैं कासिम अली शाह। मैम, एक अच्छे एंकर में आपके ख्याल में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि आपका नॉलेज होना चाहिए, आपकी स्टडी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू करने जा रहे हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई जो है इंडस्ट्री फैशन, कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या कोई एक्टर हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी स्टडी आपके काम आती है। सेकेंडली हाजिर जवाबी, आपका एक्टिव होना, और ये 2 चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहैरा साजिद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पाकिस्तानी फ़ैशन और कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं और उस पर जिस तरह से ये काम कर रही हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।